हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक जो आपका ये सब्जेक्ट है डी यू एस ओ एल और एन सी वेब का सेमेस्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वन शॉट में करवाने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम की ये वीडियो रहने वाली है, हिंदी मीडियम भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और फ्री पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो कि है एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे। जितनी भी वीडियोस की लिंक होंगी वो आपको यहाँ पे सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कोई भी क्वेरी होती है तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना मैसेज डालें, आपकी रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बता दूँ सब्जेक्ट है 1200 से 1550, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और इसी को ही आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे बहुत हाई चांसेस हैं कि वही आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। और ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की है। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहले हम मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत बड़े दिल्ली सल्तनत के एक रूलर रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने चाहे अपने टाइम पर। वो मिडेवल इंडिया में थे और उस टाइम पे उन्होंने तो ये रिफॉर्म्स करना चाहते थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए मार्केट को कंट्रोल करना चाहते थे। ये रिफॉर्म्स से ये प्राइजेस को रेगुलेट करने के साथ साथ सुल्तान अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को भी स्ट्रेंथन करना चाहता था। अब ये कैसे, आपको पढ़ के फिर समझ आएगा। देखो भाई, उनका जो मार्केट रेगुलेशन था वो बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट था। मतलब वो चाहते थे कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा एकदम प्लान्ड बनाना और थोड़ा सा एडवांस बनाना, अपने समय से जो मतलब थोड़ा वो 4 कदम आगे चलना चाहते थे। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी जिस टाइम पे रूलर थे ना, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत लगातार उसके ऊपर कोई ना कोई खतरा बना रहता था। मंगोल्स का खतरा बना रहता था, इन्वेजन्स होते रहते थे और कई बारी जो नोबल होते हैं वो रेबेल कर देते थे वहीं पे ही, मतलब है ना, वो दगाबाजी कर देते थे। और एम्पायर के अंदर ही अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो एक तो आर्मी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था सर्वाइवल के लिए। अगर नहीं मेंटेन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हावेवर इतनी बड़ी आर्मी को आप फीड करोगे, उनको भाई रखोगे, तो आपको पता है उसके लिए आपको बहुत रिसोर्सेज चाहिए। तो ऐसे में ज़्यादा आप अपने खजाने के ऊपर भी बर्डन नहीं डाल सकते। सो अलाउद्दीन खिलजी ने सिंपली क्या करा, प्राइस कंट्रोल मेजर्स कुछ ऐसे निकाले जिसमें उनका गोल था कि जो खासकर जो सामान है, जो फूड आइटम्स हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, ठीक है, वर चीप। ठीक है, इफ़ गुड्स, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो वो मानते थे कि अगर खाना और ज़रूरी सामान सस्ता है तो वो एक लार्ज आर्मी मेंटेन कर पाएंगे। थोड़ी सैलरी देकर भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब महंगाई होगी नहीं तो थोड़े में भी लोग काम करेंगे। सो मार्केट रिफॉर्म्स कोई मोरल सॉरी या चैरिटेबल पर्पस से नहीं किए थे उसने, उसका पॉलिटिकल और मिलिट्री पर्पस था। क्योंकि अगर रेट सस्ते होंगे तो वो कम सैलरी देगा लोगों को। सो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रेगुलेशन है उसमें 4 गोल थे उसके सबसे बड़े। सबसे पहले तो ये था टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी। सबसे पहले जब प्राइस लो रहेंगे तो सोल्जर्स की सैलरी भी स्टेबल रहेगी, कम सैलरी देगा वो। फिर है टू चेक द पावर ऑफ नोबल्स। होगा क्या कि भाई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल एनकरेज डिसलॉयल्टी। अगर ज़्यादा ही किसी के पास एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल किसी का होगा ना, तो फिर ऐसे में क्या होगा, कोई ज़्यादा लॉयल नहीं रहेगा। और अगर प्राइजेस कंट्रोल में रहेंगे तो नोबल्स भी ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। एंड टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अगर प्राइस कंट्रोल रहेगा, सो होता क्या है, अक्सर ये मर्चेंट लोग जो होते थे ना, ये प्राइसेस का मैनिपुलेशन करते थे, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर देते थे चीज़ों का प्राइस। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इस चीज़ पे। फिर है टू क्रिएट अ डिसिप्लिन एंड लॉयल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उनको अपने पूरे सिस्टम में डिसिप्लिन चाहिए था। वो चाहते थे कि भाई मेरा जो यहाँ पे पूरा एम्पायर है वो एकदम डिसिप्लिन में रहे, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एकदम प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, अब जो इनकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी उसके मेन फीचर्स क्या थे?
देखो भाई होता क्या है, सबसे पहले तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जो हमारी कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनका प्राइस फिक्स कर दिया। जैसे फूड ग्रेन हो गए, वेजिटेबल हो गई, फ्रूट है, मीट है, क्लॉथ्स हैं, ऑयल है, शुगर है, हॉर्स कैटल है, स्लेव्स हैं, ये सारी चीज़ें एसेंशियल मानी जाती हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, इन चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा नहीं। एक बार अगर फिक्स हो गया, वो उतना ही रहेगा जितना अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स किया है, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। समझ आ रहा है आपको? ये उनकी पॉलिसी का सबसे मेन फीचर है। इसके अलावा उन्होंने मार्केट को डिवाइड कर दिया, तीन मेजर मार्केट बना दी दिल्ली के अंदर। सबसे पहले है मंडी ए गल्ला। मंडी ए गल्ला का मतलब होता है ग्रेन मार्केट। यहाँ पे गेहूँ, चावल और बारले, इस सब का रेट फिक्स रहेगा। गवर्नमेंट के पूरे गोदाम होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाएगा। फिर दूसरा है क्लोथ, शुगर, ऑयल एंड लग्जरी आइटम की अलग मार्केट बना दी। यहाँ पे जितना भी अच्छा कपड़ा है, शुगर है, घी है, सामान है, वो वहाँ पे आएगा। कोई भी ट्रेडर जो होगा वो फिक्स अमाउंट से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता वहाँ पे आके, तो प्राइजेस जो होंगे भाई वो फिक्स रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये दूसरी मार्केट है। फिर है बैन ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग का मतलब है जमाखोरी। भाई कुछ लोग क्या करते हैं, सारा सामान एडवांस में लेके रख देंगे, फिर आम लोगों के लिए वो चीज़ बचती नहीं, फिर वो ब्लैक में बेचते हैं। सो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाले कि कोई ट्रेडर या कोई फार्मर जो है, भाई मैं तुम्हें बताऊं कि अलाउद्दीन पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दैट नो ट्रेडर और फार्मर कुड स्टॉक पाइल ग्रेन्स। अनाज को कोई भी व्यापारी या किसान स्टॉक में भर के नहीं रखेगा। जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो खरीदना बेचना सब मार्केट में होगा। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं मानी, होर्डिंग करी, तो आपको सीवियर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। फाइन लगाया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट या फिर कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, यानी सिंपल सा मतलब है सीजर हो जाएगा, जो भी सामान आपने होल्ड कर रखा होगा उसको सीज कर लिया जाएगा। कंट्रोल ओवर मर्चेंट्स होगा क्या भाई, मार्केट को अगर रेगुलेट करना है तो सुल्तान क्या करेगा, जितने भी मर्चेंट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, और ऑर्डर होगा कि हाँ भाई एक फ़िक्स प्राइस पे ही आप अपना सामान बेचोगे। जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो फिक्स रहेगा। कोई सीक्रेट में डीलिंग नहीं होगी, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, जितना हमने बोल दिया उतना ही होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मार्केट इंस्पेक्टर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करे, जिनको शाहाना मंडी कहा जाता था। एक पावरफुल ऑफिसर होता था जो कि देखता था जितने भी तराजू वराजू हैं, जो हो रहा है सामान उसमें कोई खोट तो नहीं हो रहा, ट्रेडर्स जो हैं वो रूल्स तो नहीं तोड़ रहे, यानी कि कोई सुल्तान को चीट तो नहीं कर रहा, ये यहाँ मतलब अपने गुप्त स्पाई वगैरह भेजना, करप्शन तो नहीं हो रहा। तो इससे सर्विलांस बहुत अच्छा हो रहा था, यानी कि निगरानी में सब कुछ हो रहा था। अब रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अलाउद्दीन जी ये भी बोला कि भाई देखो जो सामान इधर उधर जाएगा, यानी कि वो उसका फिक्स रहेगा एकदम। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट एनिमल्स हैं उनके प्राइजेज होंगे, या ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी फिक्स रहेगी भाई। ठीक है, ये नहीं है मन मांगी आप अपनी जो है वहाँ पे डिमांड्स रखोगे, पैसे मांगोगे। अब इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ें बता तो दी, पर ये अगर व्हाट इफ़ कोई फॉलो ना करे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको हार्श पनिशमेंट मिल सकती है, बहुत तगड़ी पनिशमेंट। अगर कोई भी व्यापारी पाया गया कुछ भी चीट करते हुए, तो उसको सबसे पहले फिजिकल पनिशमेंट मिल सकती है, उसका सामान सारा सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर तुमने प्राइस रेट से ऊपर नीचे कुछ बेचा है। फिर स्पाई सिस्टम भी होता ही था, एक तो हार्श पनिशमेंट का डर होता था, फिर स्पाई सिस्टम भी था। अलाउद्दीन खिलजी के खुद के स्पाई होते थे जो रेगुलरली वॉयलेशंस को देखते रहते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी ग्रेनरीज भी बना रखी थी कि भाई हाँ, कि कोई भी ऐसा दीज प्रोटेक्टेड मार्केट फ्रॉम नेचुरल शॉर्टेजेस एंड इंश्योर्ड स्टीडी सप्लाई। तो गवर्नमेंट की खुद की ग्रेनरी थी, सारा अनाज वहाँ जाता था। डेली मॉनिटरिंग होती थी, अलाउद्दीन खुद पर्सनली रिपोर्ट्स देखते थे जो मार्केट ऑफिसर बताता था, तो बहुत स्ट्रिक्ट मामला था सारा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि देखो कई सालों तक प्राइजेस सेम रहे, सोल्जर्स को आप कम रेट में मेंटेन कर सकते थे, जिससे आर्मी आपकी स्ट्रेंथन होगी, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, जमाखोरी बंद हो गई, और पीपल इन द कैपिटल इंजॉयड अफोर्डेबल गुड्स। लोग जो है राजधानी में रहते हुए भी अफोर्डेबल रेट में सब खरीद पा रहे थे। नोबल्स की इकोनॉमिक पावर हो गई वीक। ठीक है, क्योंकि यही तो एक्सप्लॉइटेशन करते थे। अब ये हो गया मामला, पर कुछ इसमें लिमिटेशंस भी हैं। ये सिस्टम सिर्फ दिल्ली में था, पूरे जगह नहीं था।
और लगातार इसमें प्रेशर और सुपरवाइजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। और इसके अलावा जो ट्रेडर होते थे वो डर के मारे करते थे जो भी काम उनका एक्सेप्ट कर रहे थे, जो भी हुक्म, ना कि लॉयल्टी से। तो ये लिमिटेशंस है। तो कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न यही निकला कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी थी वो बहुत सिस्टमेटिक थी, बहुत एम्बिशियस उसका वो एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा मेन रीज़न इसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल गोल था, लेकिन इससे आम लोगों की लाइफ अच्छी हो गई भाई, ये मैंने आपको सॉरी बता ही दिया है पीछे। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से डिपेंड था अलाउद्दीन की पर्सनल अथॉरिटी के ऊपर, और एक बार जब उनकी डेथ हो गई तो पूरा सिस्टम भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इक्ता सिस्टम ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। इक्ता सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो आप इसको ज़रूर करके जाना, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन और इकॉनमी के ऊपर, ये ज़रूर याद करना। तो देखो भाई, इक्ता सिस्टम जो है वो आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत की बैकबोन थी, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू अरेंजमेंट था, एक सिस्टम था। इसमें होता क्या है, ये इंडिया में नहीं आया था, ये पहले का जो इस्लामिक वर्ल्ड है ना, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पे हुआ करता था। आप कह सकते हो कि धीरे धीरे ये इंडिया में ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही आया था, खिलजीज़ के टाइम पे, तुगलक्स के टाइम पे। 13 से 14 सेंचुरी में ये सिस्टम जो था, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे थे। और ये बता दूं मैं आपको कि ये सिस्टम पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इक्ता सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको पता तो होना चाहिए। होता क्या है, एन इक्ता वॉज अ टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन बाय द सुल्तान टू एन ऑफिसर। यानी कि एक ज़मीन दी जाएगी, ठीक है, सुल्तान देगा, और ये जो है ज़मीन दी जाएगी एक ऑफिसर को। क्योंकि ये ज़मीन दी गई है तो ऑफिसर क्या करेगा, रिटर्न में उस ज़मीन से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कुछ भी करवाए वहाँ पे, अपने सोल्जर्स को मेंटेन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करवाएगा अपने एरिया में। सो ये काम है इसका। टैक्स वसूल के आएगा भाई, अपने जो है सोल्जर मेंटेन करके रखो और लॉ एंड ऑर्डर को जो है इंश्योर करवाओ, तो आपको वो ज़मीन दे दी जाएगी, वो ज़मीन आपकी है फिर। ठीक है, तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब ये जो ज़मीन आपको दी गई थी ये हेरिडेटरी नहीं होती, याद रखना, ये आपके आगे बच्चों को नहीं मिलेगी। एंड द असाइनी डिड नॉट ओन द लैंड, और जिसको ये ऑफिसर को दी गई है वो ओन नहीं करोगे आप उस लैंड को, यानी कि आपको वो लैंड राइट्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर्टी के। सिंपली भाई बस आपको जब तक दी जा रही है जब तक आप खुश रहो। अब इसका एवोल्यूशन देखो कैसे हुआ है 13 से 14 सेंचुरी के बीच में। सबसे पहले 13 सेंचुरी में इल्तुतमिश के टाइम पे क्या हुआ था, इक्ता सिस्टम इसी ने स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने। सो उसका कंट्रीब्यूशन ये था कि जो इक्ता असाइनमेंट्स होते थे, जो ज़मीनें दी जाती थी, उसको रेगुलराइज किया इसने, और क्लियरली एक सेपरेशन बनाया सेंट्रल और लोकल इक्तास के बीच में, कि हाँ भाई ये सेंट्रल लेवल पे ये ज़मीन ये मिलेगी, लोकल लेवल के छोटी मोटी ये ज़मीन है। इंश्योर किया कि जो रेवेन्यू कलेक्ट हो प्रॉपरली, ठीक है, और जो इक्ता का होल्डर है उसको उसका हिस्सा मिले और हमें हमारा हिस्सा मिले। और हेरिडेटरी जो क्लेम्स होते थे वो पूरा इसने रोकवा दिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो टर्किश नोबल्स होते थे, जो टर्की साइड के थे, उनके वहाँ पे इक्ता सिस्टम में उनको ना आगे उनके बच्चे बच्चे भी वो ज़मीन रख लेते थे, तो इसने ये चीज़ बंद करवा दी। सो इससे क्या है, सुल्तान का कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया अपने नोबल्स के ऊपर। ठीक है, एक डिसिप्लिन आ गया। फिर बलबन का पीरियड आया। बलबन ने थोड़ा सा और सेंट्रल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन कर दिया, उन्होंने थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करे, और इन्होंने क्या करा, स्ट्रिक्टली सुपरवाइज किया मुक्तीस को। तो मुक्ति कौन है, जिसको वो इक्ता की ज़मीन दी गई है। तो बलबन के टाइम पे उन लोगों के ऊपर विशेष स्पेसिफिक फोकस दिया गया, लगातार उनके ट्रांसफ़र करवाए गए, ताकि वो एक ज़मीन पे ज़्यादा समय तक रहकर पावर वहाँ पे ज़्यादा ना बढ़ा लें। और जो इक्ता होल्डर होगा, मुक्ति होगा, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बिल्कुल कम करवा दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, इससे इक्ता सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया और लेस फ्यूडल हो गया, यानी कि इंडिविजुअल की थोड़ी पावर कम कर दी और खुद एम्परर अपने वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आया लेट 13 से अर्ली 14 सेंचुरी का। तो इसमें क्या हुआ, इक्ता के अंदर थोड़े और बदलाव हुए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, स्टॉप्ड इक्ता होल्डर फ्रॉम कीपिंग एक्सेसिव सोल्जर्स। कोई भी इक्तेदार जो होगा या मुक्ति होगा जिसके पास इक्ता की ज़मीन होगी, वो ज़्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता। इसके अलावा लैंड असाइनमेंट्स कम करके अलाउद्दीन खिलजी ने कैश सैलरी ज़्यादा आगे दी, और मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी भी इसकी आ गई थी।
सो इससे क्या होगा कि मार्केट कंट्रोल रहेगा, तो अब वो परमानेंट आर्मी रख सकता है, तो इक्ता वगैरह के रेवेन्यू का उसको कोई इतनी खास ज़रूरत थी नहीं अब। और इनकम और जितना भी एक्सपेंडिचर है इक्ता होल्डर्स का, उसको अच्छे से ऑडिट करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो ये और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया और 2-3 तो इसने ये बदलाव ही कर डाले। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम आया 14 सेंचुरी का। इन्होंने भी रिफॉर्म्स करे अपने तरीके से। इन्होंने क्या करा, कन्वर्टेड मैनी इक्ताज टेम्परली इनटू खलीसा यानी कि क्राउन लैंड टू इंक्रीज रॉयल इनकम। इन्होंने क्या करा, इक्ता वाली ज़मीन को क्राउन लैंड बना दिया, अपनी ज़मीन बना दी, ठीक है। और हैवी टैक्सेशन इन दोआब रीजन टू रेज रेवेन्यू। जो दोआब का एरिया था, जहाँ जहाँ पर दो नदियों के बीच का एरिया था, वहाँ पे इन्होंने बहुत तकड़ा टैक्स लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। और रेवेन्यू कलेक्शन में पूरा पूरा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा बहुत से उन्होंने ऐसे मेजर्स लिए जो फेल हो गए, क्योंकि वो टैक्स बहुत हार्श लगा रहे थे, बहुत जगह से रेबेलियन हो रही थी, लोग आवाज़ उठा रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर था। स्टिल उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो दिखाती है कि इक्ता सिस्टम बहुत टाइटली कंट्रोल्ड था, सेंट्रल जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी। फिर 14 सेंचुरी में फ़िरोज़ शाह तुगलक आते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ों को, कुछ पॉलिसीज़ को रिवर्स किया और इक्ता सिस्टम थोड़ा रिलैक्स्ड बनाया। उन्होंने क्या करा, इक्ता को हेरिडेटरी कर दिया कि आपको एक बार ज़मीन मिल गई तो आप आगे अपने बच्चों को दो। और इक्ता होल्डर्स की ऑटोनमी बढ़ा दी और ऑफिसर के ऊपर जो प्रेशर होता था स्टेट का वो कम कर दिया। तो इससे क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई और इसमें दूसरों की पावर बढ़ गई। अब देखो इम्पैक्ट क्या हुआ है, इक्ता सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ा। सबसे पहले तो सेंट्रल कंट्रोल बढ़ गया। अब सुल्तान बहुत बड़ा एम्पायर चला सकता है क्योंकि उसने ऑफिसर्स लगा दिए हैं, अपॉइंट करो चाहे रिमूव करो आसानी से। लॉयल्टी डिपेंड ऑन सर्विस नॉट हेरिडेटरी राइट्स, यानी कि भाई यहाँ पे लॉयल्टी होगी, अगर जैसी लॉयल्टी होगी वैसा आप काम करोगे, कोई हेरिडेटरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। लगातार ट्रांसफ़र करते रहेंगे ऑफिसर्स का, तो कोई रिबेलियन भी नहीं होगी एक जगह से। और क्या हुआ इम्पैक्ट, एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा। इक्ता होल्डर जो होते थे वो लैंड रेवेन्यू लेते थे, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, और इससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन कम हो गया और एक इनकम का फ्लो बढ़ गया और एक बड़ी आर्मी मेंटेन करना बहुत आसान हो गया। अब क्या है, कैश देने की बजाय सुल्तान सीधा सीधा एक इक्ता असाइन कर देता था और सीधा बोल दिया जाता था कि सोल्जर्स मेंटेन करो जो भी पैसा वहाँ से आए। इससे एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम बन गया, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। क्रिएटेड अ हायरार्किकल ब्यूरोक्रेसी। अब क्या हुआ, इक्ता सिस्टम से गवर्नर, मिलिट्री कमांडर, लोकल ऑफिशियल्स, ये सारे लोग लिंक हो गए सुल्तान से, सिर्फ और सिर्फ इक्ता सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो ये लिंक बन गया। बट सम टाइम ऑपरेशन भी हो जाता था जब कंट्रोल वीक था। फिरोज शाह तुगलक ने जब सब कुछ एकदम फ्लेक्सिबल कर दिया था तो इक्ता होल्डर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा ओवर कलेक्टेड टैक्स, ठीक है, मतलब वो टैक्स वगैरह ज़्यादा ले रहे थे। पीजेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, रेबेलियंस बढ़ गए थे। इसके अलावा हेल्प्ड इंटीग्रेट रीजनल इकोनॉमीज़। होता क्या है, जो इक्ता होल्डर थे उनको लगातार मूव किया जाता था इधर से उधर, तो होता क्या था, जब वो कहीं जाते थे तो नया ट्रेड कम्युनिकेशन का नेटवर्क डेवलप हो जाता था, जो रीजनल मार्केट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इनकरेज्ड कमर्शियल ग्रोथ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टेबल रहेगा तो आपकी कमर्शियल ग्रोथ भी होना तय है, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। सो बिटवीन 13 to 14 सेंचुरी हम कह सकते हैं इक्ता सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था। एक बहुत ही लूजली ऑर्गेनाइज लैंड असाइनमेंट से लेकर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल कैसे बन गया, ये आपको यहाँ पे आपने देखा। और बहुत बड़ा रोल है इक्ता सिस्टम का, सुल्तान जो पूरा का पूरा जो सल्तनत है उसको स्ट्रेंथनिंग में और नोबल्स को कंट्रोल करने में, रेवेन्यू कैसे कहाँ खर्च होगा ये देखने में, और एक बड़ी लार्ज आर्मी को मेंटेन करने में, ठीक है। और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पैटर्न कैसे होंगे ये भी इन्फ्लुएंस इक्ता कर रहा था। तो इक्ता सिस्टम नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी टेरिटरीज 2 सेंचुरीज तक संभालना तो बहुत मुश्किल था भाई इन लोगों के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर दी की ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, जैसे टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देना, ये सब एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को याद किया जाता है वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बोल्ड पॉलिसीज़ बनाई थी जिससे कि वो अपने एम्पायर को बहुत स्ट्रेंथन करना चाहते थे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली।
लेकिन इसके ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल हो गए, क्योंकि प्लानिंग बहुत बेकार थी, एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा बेकार था। सो अगर आपको रियलिटी का पता नहीं है तो यही होगा। सबसे बड़े दो उनके एक्सपेरिमेंट थे जो उन्होंने किए थे। सबसे पहले टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना, और उसके बाद दिल्ली को बदल कर दौलताबाद को कैपिटल बनाना। ये दो सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट उनके माने जाते हैं। सबसे पहले तो टोकन करेंसी, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव समझो। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन निकाले एज टोकन करेंसी विच वर सपोज टू हैव द सेम वैल्यू एज सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर के बराबर की वैल्यू होगी ऐसा माना गया, लेकिन कॉइन ब्रॉन्ज और कॉपर के होंगे। तो उनका मेन गोल तो यही था कि जो सिल्वर की शॉर्टेज हो रखी है, होता क्या है कि देखो, जब सिल्वर की शॉर्टेज थी दुनिया में उस टाइम पे, तो सुल्तान चाहते थे कि सस्ता मेटल हो जिससे कि मिंटिंग जल्दी हो और पैसा जल्दी बन पाए और हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लगे ना। और होगा क्या, जब सिक्के सस्ते होंगे और उनकी फेस वैल्यू सिल्वर के बराबर होगी, तो सुल्तान सोच रहा था कि मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ट्रेड भी बढ़ जाएगा, मेरा खजाना बढ़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कुछ चाइना के बारे में भी पढ़े थे, जहाँ पर पेपर मनी एंड टोकन कोइंस निकाले गए थे और वो सक्सेसफुल हो गए थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसा ही मैं कुछ करूँ, लेकिन टोकन करेंसी फेल हो गई। सबसे पहले तो नो डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड फेक कोइंस। हुआ क्या, जो आम लोग हैं वो तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि गवर्नमेंट का सिक्का कौन सा है, और कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट कॉइन बना दिए वो कौन से हैं। तो ऐसे में तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई। काउंटरफिट कॉइन्स फ्लडेड द मार्केट। नकली कॉइन्स, ठीक है, जाली कॉइन्स आ गए मार्केट में। लोगों ने नकली करेंसी बना दी घर पे और उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है, करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो गई ना, लोगों का कॉन्फिडेंस ही चला गया। शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम ये नए सिक्के लेंगे ही नहीं। कोई ट्रेड नहीं हुआ और रेट और बढ़ गए चीज़ों के। तो सुल्तान ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया। उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई देखो, टू ब्रिंग द टोकन कॉइन्स बैक टू द ट्रेजरी एंड एक्सचेंज देम फॉर सिल्वर कॉइन्स। आओ पहले भाई देखो एक्सचेंज करवाओ। इससे क्या होगा कि भाई आपका जो खजाना है वो भी ड्रेन हो गया और ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। सुल्तान क्या है कि उसके पास एक स्मार्ट आइडिया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा नहीं था, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, फ्रॉड इतना बड़े लेवल पे हो रहा था। दूसरा उनका एक्सपेरिमेंट था अपनी कैपिटल सिटी को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भी देखो क्या है। सबसे स्ट्रेंज, सबसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक का यही था कि उन्होंने बोला कि देखो भाई, दिल्ली के जितने भी लोग हो सारे दौलताबाद आ जाओ, और आज का जो महाराष्ट्र है मैं वहाँ अपनी कैपिटल बना रहा हूँ। उसका गोल यही था, वो चाहता था डेक्कन पे कंट्रोल करना, क्योंकि साउथ वाले एरिया में ज़्यादा रिबेलियन चलता रहता था। सो जब आप कैपिटल ले जाओगे ना वहीं पे, तो आप साउथ पे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल रख पाओगे, ऐसा उनको लगता था। इसके अलावा दिल्ली में लगातार मंगोल अटैक होते थे, लगातार इन्वेजन होते थे, तो दौलताबाद थोड़ा सेफ था। दौलताबाद में आप अगर चले जाओगे तो वो तो महाराष्ट्र साइड में, उधर तो मंगोल आएंगे नहीं ज़्यादा। और वो चाहते थे कि यूनिफाइड एम्पायर बनाना, साउथ और नॉर्थ पूरा एकदम कनेक्टेड रहे इक्वली। तो दौलताबाद उनको लगता था कि हाँ भाई, उनको वो जोड़ना है। दौलताबाद वॉज जियोग्राफिकली सेंट्रल एंड सिम्बलिकली यूनिफाइंग, कि हाँ वो सेंट्रल इंडिया में पड़ता था, और उसको लगता था कि हाँ इसको मैं जोड़ दूंगा तो एकदम ऐसा लगेगा पूरा इंडिया मेरा है। ये कैपिटल का इसने सोच तो लिया बदलूंगा, पर ये आइडिया फेल हो गया क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी। लोगों को बोला 1500 किलोमीटर चलो इतनी गर्मी में पैदल, बहुत लोग तो बीच में ही मर गए यार, परेशान हो गए, एग्जॉस्ट थकार के मर गए, भूख से मर गए, बीमारी से मर गए। कोई प्लानिंग ही नहीं थी, कोई अरेंजमेंट नहीं थी, खाने की, शेल्टर की, वाटर की, रोड वगैरह भी अच्छे नहीं थे। इतना लोगों को दुख परेशानी हुई, लोग मर ही गए आधे से ज़्यादा। और हुआ क्या, ये नॉर्थ इंडिया से बहुत दूर था। नोबल्स, एडमिनिस्ट्रेटर और सोल्जर्स भी बहुत मुश्किल वहाँ पे रह पा रहे थे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो सुल्तान ने फिर अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया। जब उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई तो उन्होंने बोला चलो वापस दिल्ली चलो। अब इससे सबसे बड़ा एक तो ह्यूमन लॉस हुआ, जो लोग मारे गए, इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही हुआ। ये आइडिया हो सकता है कि इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी, लेकिन ये फेल हो गया। सुल्तान ने बोला कि भाई चलो चलना है, लेकिन प्लानिंग कोई थी नहीं। ये सारे चीज़ें फेल क्यों हो रही थी? आइडियाज़ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेकार था। वो क्विकली एक्शन ले लेता था अरेंजमेंट ना होते हुए भी। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है बहुत वीक थी। जो ऑफिशियल्स होते थे वो इतने बड़े रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे थे। लोगों का कोऑपरेशन भी नहीं था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है।
ओवर एम्बिशन, वो थोड़ा ज़्यादा ही एम्बिशियस था, ज़्यादा ही फास्ट था, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा का सोच लेता था। बहुत हार्श था, लोगों को फोर्सफुली कहता था मानो, प्रिपेयर हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सो मोहम्मद बिन तुगलक के जो रिफॉर्म्स थे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही मॉडर्न था। वो उसका इंटेंशन था अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना, इम्प्रूव करना, पैसा ज़्यादा कमाना, ज़्यादा सेंट्रलाइज और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत आगे थे, प्लानिंग बहुत बेकार थी, बहुत हार्श तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कर पाए। ब्रिलियंस भी थी उनके अंदर पर ब्लंडर भी था एट द सेम टाइम। तो ये चीज़ इसमें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कबीर एंड मीरा इन भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मीरा के ऊपर भी आ सकता है, कबीर के ऊपर भी आ सकता है, तो मैं आपको दोनों ही करवा देता हूँ। देखो, भक्ति मूवमेंट जो इंडिया में, पूरे इंडिया में फैल चुका था 12 से 17 सेंचुरी के बीच में, एम यही था कि भगवान के साथ एक रिलेशन बनाना है, भक्ति को थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और ढोंग ढबास से हटकर एक डायरेक्ट भक्ति बनानी है। जो रिचिड रिचुअल्स होते हैं, कास्ट के बैरियर होते हैं, पंडित लोगों की ज़्यादा अथॉरिटी होती है, उसको रिजेक्ट करना। और ऐसे में बहुत सारे संत थे जिसमें से कबीर और मीराबाई बहुत फेमस हैं, दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। सबसे पहले कबीर का रोल देखते हैं, फिर मीरा का देखेंगे। कबीर, अगर मैं आपको बताऊं, 15 सेंचुरी में बहुत ही वेल नोन भक्ति संत थे, ठीक है। जो उनकी टीचिंग्स है ना, वो आप मान के चलो वो बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं सीधा, और अंधविश्वास पे तो वो अंधभक्ति पर सीधा रिजेक्शन करते हैं कि भाई ये तो होनी नहीं चाहिए, और यूनिटी का मैसेज देते हैं। इसके अलावा सबसे पहला मैसेज है उनका, भगवान एक है। कबीर मानते हैं कि गॉड इज़ वन, चाहे आप उनको राम कहो या रहीम कहो, भगवान एक ही है, वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो भगवान है हमारे दिलों में रहते हैं, मंदिरों में या मस्जिद में नहीं रहते। तो ये जो मैसेज है उनका, इससे वो हिंदू मुस्लिमों का जो टेंशन है बीच में, जो लड़ाई झगड़ा है, वो कम करना चाहते थे। इसके अलावा जितने भी रिचुअल्स थे पुराने, जैसे आइडल वर्शिप है, मूर्तियों की पूजा करना, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पे जाना, कास्ट का भेदभाव, कॉम्प्लिकेटेड से रिचुअल्स, या रिलीजियस कुछ हिपोक्रेसी है जो उलेमा लोग होते हैं, पंडित होते हैं, मौलाना होते हैं, उनको अटैक किया है। वो कहते हैं अंदर से प्योर रहो, सिर्फ बाहर से दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। डिवोशन इज़ फाउंड इन लव नॉट रिचुअल, रिचुअल से नहीं होता, आप भगवान से प्यार करो। इसके अलावा इनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी, जो आम लोगों को समझ आती थी। सिंपल वर्ड और प्रोवर्ब्स का ये यूज़ करते थे, और बिल्कुल फोक लैंग्वेज, देसी वर्नाकुलर डायलेक्ट में ये अपने बातों को रखते थे। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो भी इनको समझ पाते थे, स्कॉलर्स के अलावा आम लोग भी इनको समझ सकते थे। उन्होंने अपना जो भी लिखा वो दोहे होते थे, शॉर्ट कपलेट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे ये लिखने का स्टाइल होता है जो ईजिली समझ आ जाता है, ठीक है। फिर है, इन्होंने सोशल इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। कबीर कहते हैं कास्ट सिस्टम बहुत बेकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला जो सिस्टम बना रखा है। वो कहते हैं सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, हम सारे भगवान से बने हैं। सो भक्ति को हमें एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बनाना है, एक रिलीजियस नहीं, हमें समाज के अंदर बदलाव लाना है। और इन्हीं से इंस्पायर होके आगे सिखिज़म भी आया, गुरु नानक जी आए, बाकी के भक्ति संत आए, और भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए। सो इन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया, खुद तो किया ही किया काम इन्होंने जो करना था। फिर है रोल ऑफ मीराबाई इन द भक्ति मूवमेंट। तो जो हमारा भक्ति मूवमेंट चला, इसमें मीराबाई का क्या रोल था? तो 16 सेंचुरी की बात है, मीराबाई बहुत ही ज़्यादा फेमस भक्ति संत हैं। अब श्री कृष्ण की ये भक्ति करती हैं, पोइट्री और सॉन्ग्स, भजन वगैरह लिखती हैं, वो अपना प्यार जताती हैं भगवान कृष्ण जी के लिए, और प्रेम भक्ति के बारे में वो ज़्यादा लिखती हैं, पर्सनल लव। मीराबाई की जो भक्ति है वो बहुत इमोशनल है, पर्सनल है, वो सरेंडर कर देती हैं खुद को उनके आगे, श्री कृष्ण के आगे। वो कहते हैं श्री कृष्ण तो मेरे सब कुछ है, मेरे प्रियतम है, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ, मेरे परिवार से बढ़कर हैं, सोसाइटी से बढ़कर हैं, ठीक है। उनकी पोएम्स जितनी भी वो लिखती हैं वो दिखाती हैं कि हाँ उनका भाई वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो अनकंडीशनल लव जो भगवान कृष्ण के लिए है वो दिखता है। बाकी इन्होंने सोशल नॉर्म्स और जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको भी चैलेंज किया। मीराबाई बहुत बड़े परिवार से आती थी, रॉयल फैमिली से, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के दरबार के रूल तोड़े, जेंडर नॉर्म्स तोड़े, सोशल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, कास्ट की बाउंड्रीज को तोड़ा।
क्योंकि इन्होंने अपने गुरु को भी ऐसे गुरु को बनाया जो उस टाइम पे बहुत ही लोअर कास्ट मानी जाती थी। इन्होंने कास्ट वाला सिस्टम भी नहीं देखा। सो जो विमेन के ऊपर रोक टोक होती थी, रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ऑर्थोडॉक्सी होती थी, वो सब इन्होंने रिजेक्ट कर दी। ठीक है। और अपने भजन जो इन्होंने लिखे वो भी वर्नाकुलर लिखे, यानी कि राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा में, ताकि इनकी पोएट्री आसानी से लोग समझ सकें। उनके जो भजन हैं वो आज भी पूरे इंडिया में गाए जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने, मीराबाई ने, मैं अगर आपको बताऊं, श्री कृष्ण की भक्ति को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने में मदद करी है। जो उनका लविंग डिवोशन है, प्यार भरी भक्ति है कृष्ण जी को लेकर, कि भगवान हमारे फ्रेंड और आप कह सकते हो लवर के समान है। और हमारा इमोशनल सरेंडर बहुत ज़रूरी है, हमारे भाव का सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने भजन लिखे हैं उनसे एक पावरफुल कल्चरल ट्रेडिशन डेवलप हुआ है कृष्णा जी की वर्शिप का। ठीक है। कंक्लूज़न यही है, कबीर जी हों चाहे मीराबाई हों, दोनों का बहुत अहम रोल है भक्ति मूवमेंट में। कबीर ने भी यही बोला कि भाई स्पिरिचुअल बातें, इक्वालिटी, सोशल रिफॉर्म्स। मीराबाई ने भी यही बोला कि भाई भक्ति करो। जो इनकी टीचिंग्स है वो यही बैरियर तोड़ती है भाई, कास्ट के, जेंडर के, रिलीजन के, और भक्ति मूवमेंट को लोगों का मूवमेंट बनाना है। आज भी इनके दोहे, इनके भजन गाए जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओवरसीज ट्रेड ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द 14th एंड, सॉरी ये एंड होगा, एबीडी नहीं है, एंड होगा, एंड 15th सेंचुरी। तो देखो 14th और 15th सेंचुरी जो थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। ये पीरियड में इंडिया ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल पोजीशन इन द वास्ट इंडियन ओशियन। हमारा जो इंडियन ओशियन है, अगर आपको बताऊं, जस्ट इंडिया से ये नीचे वाला एरिया है, हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन है। यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी, सेंट्रल है। यहाँ से मिडल ईस्ट, अफ्रीका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया सब कनेक्ट होता है। तो इंडियन जो गुड्स है वर प्राइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर देयर सुपीरियर क्वालिटी। हमारे यहाँ का जो भी सामान था ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और जो हमारे इंडियन मर्चेंट थे और जो हमारी पोर्ट सिटीज़ थी, वो जानी जाती थी बहुत वेल्थ और एक्टिविटी के लिए। बहुत एक्टिव था हमारा इंडिया। कितने ही पॉलिटिकल चेंजेस हुए हमारे सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो हमारा मारी टाइम ट्रेड था, जो समुद्री व्यापार था, वो स्टेबल रहा, प्रॉस्परस रहा, और ग्लोबल मार्केट से हम जुड़े रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया की स्ट्रैटेजिक एक एडवांटेज है मैरी टाइम ट्रेड में, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल से फैक्टर्स हैं। जैसे ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग देख लो। सबसे पहले आप, इंडिया एक ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ से आपका वेस्ट ईस्ट सब कनेक्ट हो जाता है। मतलब अरेबिया, अफ्रीका, यूरोप, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया सब इंडिया से कनेक्ट हो सकता है। सो इससे इंडियन पोर्ट्स जो थे वो एक स्टॉपिंग पॉइंट बन गए। ठीक है। एकदम बीच में इंडिया है, आपको इधर जाना है या इधर जाना है तो आप बीच में यहाँ पे आके रुक सकते हो। मॉनसून विंड है भाई, लगातार इंडिया में मॉनसून विंड्स आती हैं, जिससे हमारे सेलर्स आराम से जा पाते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून से जो है शिप्स आती हैं इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से इंडिया से दूर शिप्स जाती हैं। ये एक बहुत प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। इससे आप पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हो हवाएं किस डायरेक्शन की होंगी, तो आप उस तरीके से निकल सकते हो। कुछ मेजर इंडियन पोर्ट्स में आपको बताता हूँ और ट्रेडिंग सेंटर्स। जैसे वेस्ट कोस्ट है, ठीक है अपना, जैसे ये मान लो इंडिया है, तो इसके वेस्ट कोस्ट की बात करूँ तो एक तो कालीकट आता है, कालीकट में कोझिकोड। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है 15th सेंचुरी का। यहाँ पे एक बारी रूल था ज़ैमोरिन का, जो कि फॉरेन ट्रेडर्स को सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेपर फेमस था, जो कि अरब लोगों को बहुत पसंद था, चाइनीज़ लोगों को और यूरोपियंस को बहुत पसंद था। सो ये जो कोझिकोड है, ये बन गया एक मीटिंग पॉइंट। अलग अलग कल्चर के लोग आते थे, यहाँ पे मीटिंग होती थी। दूसरा है कैम्बे। कैम्बे यानी कि खंबात, जो गुजरात है। ये भी एक बसलिंग पोर्ट था, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, कॉटन का, बीड्स का, आइवरी का जो सामान होता है, लेदर का। बहुत सारे मर्चेंट आते थे, बैंकिंग फैमिली के लोग यहाँ आते थे। फिर सूरत है अगेन वहीं पे। ये भी क्या है कि यहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम ज़्यादा होता था, यहाँ पे टेक्सटाइल का काम बहुत था, तो इससे ट्रेड होता था। कोइलम या कोलम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक है भाई, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अगर आपको जाना है तो ये भी बहुत फेमस है। यहाँ से मसालों का ट्रेड होता था, कोकोनट का और टेक्सटाइल्स का। इसके अलावा ये तो वेस्ट वाले थे। अब ईस्ट की तरफ अगर मैं आऊँ तो भाई ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मसूलीपट्टनम। ठीक है। ये बहुत बिजीएस्ट पोर्ट था कोरोमंडल का। ये वाला जो एरिया है ना, इसका बहुत बिजीएस्ट पोर्ट था ये। यहाँ पे कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड होती थी, यहाँ से जाते थे। पुलिकट है जो अपने टेक्सटाइल, सॉल्ट और अपने घोड़ों के लिए फेमस है।
श्रीलंका से बहुत ट्रेड होता था यहाँ से, ठीक है, पुलिकट से। नागपट्टिनम है, ये एक सेंटर है इंडिया और चाइना के मैरीटाइम इंटरेक्शन का। यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, ठीक है, फ्रॉम श्री विजया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स। अलग अलग जगहों से ट्रेडर आते थे यहाँ दूर दूर के किंगडम से। चितागोंग है, इसको बंगाल का गेटवे कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े क्वांटिटी में टेक्सटाइल, राइस, प्रीशियस स्टोन्स आते थे, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल साइड है। सो इस तरीके से ये हमारे ईस्ट वाले हैं। अब हमारा इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता था ये भी तो जानना ज़रूरी है। इंडिया बहुत वाइड रेंज ऑफ गुड्स को बेचता था, बहुत बड़ा सप्लायर था इंडिया। तो सबसे पहले टेक्सटाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो सबसे मेन है। हमारे यहाँ से कपड़ा बहुत ज़्यादा जाता था हमारे एक्सपोर्ट में। जो हमारा इंडिया का टेक्सटाइल है वो बहुत वर्ल्ड फेमस था। हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट कलर है, ड्यूरेबल है भाई, कपड़ा चलता है हमारे यहाँ का। और जैसे बंगाल का म्यूसलिन है, गुजरात का कैलिको है, कोरोमंडल से चिंट्स हैं, सिल्क कॉटन का ब्लेंड करके जो टेक्सटाइल बन रहा है, ये सारा टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह जाता था अफ्रीका में, अरेबिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इवन चाइना तक में टेक्सटाइल है सबसे फेमस। फिर है हमारे मसाले खासकर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डमम है, जिंजर है, सिनामन है। ये मसाले बहुत एसेंशियल होते हैं खाना बनाने में, मेडिसिनल मतलब जो वो होती हैं, मतलब मेडिसिन्स वगैरह उसमें भी काम आते हैं। लग्जरियस जो आपकी ज़िंदगी होती है उसमें भी ये सब स्पाइसेस का रोल होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे प्रीशियस और लग्जरी सामान, गोलकोंडा के डायमंड, साउथ साइड के पर्ल्स वगैरह, मोती वगैरह, आइवरी के कार्विंग, ज्वेलरी वगैरह ये भी जाती थी। ये बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह की तरफ जाती थी। एशियन जो साउथ ईस्ट एशियन एलिट्स हैं वो ख़रीदते थे इंडिया से। मेटल का सामान है, मेटलर्जी भी होती थी हमारे यहाँ पे, मेटल का सामान बनता था। आयरन के टूल है, स्टील के वेपन्स हैं, स्वॉर्ड ब्लेड्स हैं, ठीक है। इंडियन वुड्स स्टील वॉज पार्टिकुलरली फेमस, हमारे यहाँ का स्टील बहुत फेमस था इंडिया का। एग्रीकल्चरल सामान भी जाता था भाई, राइस है, शुगर है, कोकोनट का सामान है, इंडिगो डाई है, नील की डाई, ठीक है। ये ज़्यादातर आइलैंड जगहों तक जाता था, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह तक जाता था सामान। अब हम इंपोर्ट क्या करते थे उस टाइम पे, देखो इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था लेकिन इंपोर्ट भी था। जैसे घोड़े इंपोर्ट करते थे हम, जब वॉर होती है तो आपको अच्छी क्वालिटी के घोड़े चाहिए, सो घोड़े आते थे अरेबिया से, पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से। जो राजा महाराजा होते थे, नोबल्स होते थे, वो अच्छा खासा पैसा लगाते थे अपनी आर्मी में घोड़ों के लिए। सिल्क और लग्जरी का सामान बाहर से आता था, जो सिल्क के कपड़े हैं, पोर्सिलेन है चाइना का, ठीक है, फाइन ग्लासवेयर है, ग्लास वगैरह हाई क्वालिटी का जो पेपर वगैरह है वो बाहर से आता था, चाइना से और सेंट्रल एशिया से। कुछ प्रीशियस मेटल है जो बाहर से आता था, गोल्ड और सिल्वर है, क्योंकि हमारा यहाँ का सामान बहुत एक्सपेंसिव था। बहुत सारे ट्रेडर होते थे जो बुलियंस में पे करते थे। इससे क्या होगा कि भाई बाहर से कई लोग सिल्वर में पे करते थे, सो प्रीशियस मेटल बाहर से आते थे। इसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन ट्रेडर इन इंडिया, तो इंडिया की जो कोस्टल सिटीज़ हैं वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन रहती थी। इंडिया के लोग तो थे ही थे, बाहर के लोग भी आके रहने लग गए थे। जैसे अरब ट्रेडर्स हैं, ये इंडियन ओशियन में बहुत ट्रेड करते थे, 14वीं सेंचुरी में ये डोमिनेट करते थे। गुजरात, मालाबार और कोरोमंडल में ये परमानेंट सेटल हो गए अरब ट्रेडर्स, और फिर ये बन गए इंटरमीडिएट्स, किसके, इंडिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के, यही बीच में व्यापार करवाते थे। चाइनीज़ ट्रेडर हैं 15वीं सेंचुरी में, हमें बहुत फेमस चाइनीज़ एडमायरल एंग ही देखने को मिलते हैं, इंडिया में आते हैं और हिज मैसिव फ्लीट्स एंकर्ड एट कालीकट में आ रहे हैं। ट्रेड ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे, सिल्क का, पोर्सलेन का, एक्जॉटिक सामान का, ये सब यहाँ पे पता चल रहा है ट्रेडर्स के द्वारा। और इससे क्या होगा, जब ट्रेड ज़्यादा होगा तो डिप्लोमेटिक टाइज भी अच्छे होंगे। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडर्स हैं कुछ, जावा से, सुमत्रा से, मलाका से, श्रीलंका से आता था यहाँ से भी सामान। कैम्फर हो गया, कपूर वगैरह, क्लोव्स हो गए, सैंडलवुड हो गया, रेयर कुछ स्पाइसेस हो गए जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो ये वापस में क्या करते थे, हमारा कपड़ा ले जाते थे और ये सामान दे जाते थे। अब इंडियन मर्चेंट्स का क्या रोल है, देखो भाई हमारे यहाँ के मर्चेंट बहुत स्किल्ड होते थे। पूरे शिप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो देखेंगे, जर्नी इतनी लंबी होगी उसको फाइनेंस वही करेंगे, जो भी सामान रखना है वो वही रखवाएंगे। ट्रेड कॉन्टैक्ट्स दूर दूर तक बनाना वो भी मेंटेन करना इन्हीं का काम है। जो बाहर से आने वाले फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। कुछ कम्युनिटीज़ हैं जैसे गुजराती बनिया, मारवाड़ी, तमिल, चेतियार और मुल्तानी मर्चेंट, ये बहुत ही फेमस नाम है, मर्चेंट्स कम्युनिटी हैं ये, और इनका बिजनेस जो है बहुत चलता था ईस्ट अफ्रीका से लेके इंडोनेशिया तक। सो इंडिया का जो ये ट्रेड होता था 14 से 15 सेंचुरी में, तो सबसे पहले एक तो कोस्टल सिटीज़ इससे बहुत प्रॉस्पेरस हो गई।
मर्चेंट की जो गिल्ड है, ग्रुप होते हैं मर्चेंट्स के, वो उसकी ग्रोथ हुई। इंडिया का कल्चर बाहर गया, एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनी, बाहर के लोग भी आके हमारे यहाँ रहने लगे, अरब वगैरह। और शिप बिल्डिंग का काम तेज हुआ, नेविगेशन का काम तेज हुआ। सो इससे यूरोपियंस भी आए, वास्को डिगामा भी आया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद होने लगी। सो जो इंडिया का ओवरसीज ट्रेड था ड्यूरिंग द 14th एंड 15th सेंचुरी, वो बहुत वाइब्रेंट था, बहुत अच्छा था, बहुत वाइड स्प्रेड भी था और बहुत इन्फ्लुएंशियल था। मतलब वाकई में लोग उसको पसंद करते थे उस ट्रेड को। और हमारे जो पोर्ट होते थे ना, वो ग्लोबल क्रॉस रोड होते थे, हमें क्रॉस करके ही हर कोई जा सकता है आगे। सो कहने का मतलब यही है, हमारे यहाँ का सामान भी बहुत बिकता था। सो ये पूरा एरा रिप्रेजेंट करता है एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का, कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रेंथ, मतलब आप कह सकते हो कि एक मजबूत था, बहुत स्ट्रांग था, और इंडिया का इंटरनेशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स के फीचर्स बताने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया भी हुआ है। देखो, कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली में है, दिल्ली के, बहुत पुराना है और बहुत फाइन एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इसको लेट 12th और 14th सेंचुरी में बनाया गया था। ये आपको टर्किश, पर्शियन और इंडियन तीनों ही आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का एक ब्लेंड देखने को मिलेगा इसमें। बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं इसके अंदर बने हुए कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, आयरन का पिलर है, अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है, कुछ एक दो टॉम्ब भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुतुब मीनार की आपके सामने। ये आइकॉनिक टावर है विक्ट्री का। कुतुब मीनार बहुत फेमस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ पाना, बहुत ही लंबा है, दुनिया का मतलब ईंटों से बना हुआ मीनार बहुत लंबा है। बेसिकली ये लाल सैंडस्टोन से बना है, कुछ मार्बल भी यूज़ हुआ है ऊपर की मंजिल में। 73 मीटर लंबा है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये पतला होता जाएगा ऐसे, ठीक है। और 5 मंजिलें हैं इसकी, और हर मंजिल की एक बालकनी सी है। इसका जो एक्सटीरियर सरफेस है उस पर डेकोरेशन है कुरान के इंस्क्रिप्शंस की, जियोमेट्रिक पैटर्न्स की, और कुछ मोटिव्स बने हुए हैं। इसके अलावा जो शाफ्ट है हैज़ अल्टरनेटिंग सर्कुलर एंड फ्लूटेड डिज़ाइंस शोइंग आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसके शाफ्ट पे बहुत डिज़ाइन है। पहली 3 मंजिल जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बनाई गई थी और इल्तुतमिश के रूल पे। लास्ट की जो 2 है वो फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाई थी, तो टोटल 5 मंजिल्स हो जाएंगी। सो कुतुब मीनार एक बहुत बड़ा सिंबल है विक्ट्री का, जब तुर्किश लोग जीते थे और दिल्ली सल्तनत उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में सबसे मेन जो मॉन्यूमेंट है वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये पहला मॉस्क था नॉर्थ इंडिया का, बहुत पुराना है, दिल्ली सल्तनत के टाइम का है। और इसको बनाया गया था पता है कैसे, हिंदू और जैन के मंदिरों को तोड़कर डिमोलिश करके जो उससे मलबा था, मटेरियल था, उससे बनाया गया था। सो ऐसे में क्या हुआ, टेम्पल स्टाइल इसके पिलर्स हैं, कार्व्ड इसके ब्रैकेट्स हैं, बेल्स लगी हुई हैं, लोटस के मोटिव भी हैं। सोचो यार, ये मंदिर जैसी दीवारें लग रही हैं इसकी, तो ऐसा है ये बना हुआ, क्योंकि मंदिरों का ही मलबा यूज़ किया है, तोड़ के बनाया है। प्रेयर हॉल है यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े आर्क बने हुए हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस मस्जिद में आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल का थोड़ा सा फ्यूज़न देखने को मिलेगा। इंडियन ट्रिवेट सिस्टम ये आपको देखने को मिलेगा, और इस्लामिक आर्क्यूएट सिस्टम जिसमें आर्क और डोम होते हैं, दोनों तीनों चीज़ें आपको एक ही में ब्लेंड देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा था आर्किटेक्चर का, कि इंडियन आर्टिसन सीख रहे थे इस्लामिक ज़रूरतों के अकॉर्डिंग काम करना। फिर आता है हमारा आयरन पिलर। आयरन पिलर हमारे मस्जिद के बिल्कुल कोर्टयार्ड में बना हुआ है। आयरन का जो पिलर है वो गुप्ता पीरियड का माना जाता है, और बेसिकली बहुत ही प्योर आयरन का बना हुआ है, 7 मीटर लंबा। बहुत फेमस है ये, क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता। ये दिखाता है कि भाई कितना एडवांस था हमारा एंशिएंट इंडिया। और इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, जो कि किसी गुप्ता किंग की प्रेज में लिखे हुए हैं। सो बेसिकली इंडिया कितना मेटरोलॉजिकली बहुत आगे था, एक्सीलेंट था, तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा एक और मास्टरपीस है यहाँ का कुतुब कॉम्प्लेक्स का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसको बनवाया था। ये गेटवे माना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट अर्ली इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर। बेसिकली इसको लाल सैंडस्टोन से बनाया गया है, वाइट मार्बल भी है, इसमें इनले का वर्क किया हुआ है ब्यूटीफुली। और इसमें परफेक्ट आप कह सकते हो हॉर्स शू शेप्ड आर्क बने हुए हैं, जो कि थोड़े से नए थे हमारे यहाँ के लोगों के लिए। जो यहाँ का डोम है वो पर्शियन इंजीनियरिंग से बनाया गया है, पहले की तरह नहीं है, बहुत अच्छे से बनाया गया था। इसके अलावा डेकोरेशन बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर आपको इंट्रिकेट अरेब्स्क कैलीग्राफी, लेटिस वर्क यानी कि जाली बनी हुई है,
कुछ ना कुछ कैलीग्राफी हो रखी है, लिखा हुआ है, अरब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। अलाई मीनार है। इसके अलावा ये वो मीनार है जो कुतुब मीनार से ऊंची बनने वाली थी पर फिनिश नहीं हो पाई। अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान किया था कि कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा टावर बनवाऊंगा, लेकिन उसकी डेथ के बाद इसको किसी ने आगे बनवाया नहीं। सो आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा मैसिव इसका बेस जो था वो बना गया था। बहुत ही रफ और हैवी रूबल मैसनरी से इसको बनाया जा रहा था, बहुत ऐसे हैवी पत्थरों से। ये दिखाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कितने एम्बिशियस थे आर्किटेक्चर को लेकर। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश भी यहीं पर ही है, इसी कॉम्प्लेक्स में है। दिखाता है कि भाई यहाँ एक स्क्वायर चैम्बर है, लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है। इस पे बहुत अच्छी डेकोरेशन है। इंटीरियर वॉल्स में कुरान की इंस्क्रिप्शंस हैं, फ्लोरल पैटर्न है, पेड़ पौधे बने हुए हैं, इंटरलेसिंग अरेब्स के हैं यहाँ पे, ठीक है, इनले वर्क किया हुआ है, और मेहराब बनी हुई है, ठीक है, जो कि दिखाती है बहुत अच्छा है। कुछ और स्ट्रक्चर हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है, टॉम्ब है, बिल्कुल मस्जिद के पास में ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आर्क बने हुए हैं और उसकी जो रूफ है उस पर डूम है। स्मिथ्स का क्यूपोला है, एक छोटा मार्बल का कैनोपी ऐड किया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने ऐड किया था कुतुब मीनार के टॉप पे एकदम, बाद में रिमूव करवा दिया गया था, फिर पार्क में रखवा दिया गया था। ये दिखाता है कि भाई कॉलोनियल रूलर्स ने कैसे मिडिवल मोन्यूमेंट्स में छेड़खानी भी करी है, उन्होंने अपना क्यूपोला लगवा दिया ऊपर। सो ओवरऑल इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इंडियन और इस्लामिक दोनों स्टाइल का मिक्सअप है। डेकोरेटिव स्किल्स भी हैं, इस्लाम का भी यहाँ पे कुछ है। टेम्पल के पिलर्स को यूज़ किया जा रहा है, ये दिखाता है कि भाई ये भी एक ब्लेंड है। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 आर्क एंड डोम्स, तो तुर्किश लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ पे दिखाई, जो पहले इंडिया में नहीं बनते थे। आर्क और डोम वो बन गए, ठीक है, पहले ट्रिबेट बनते थे, अब पूरा प्रॉपर आर्क डोम बन रहे थे। लाल सैंडस्टोन का यूज़ हो रहा था और मार्बल का। इसके अलावा कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक तरीके से इसको सजाया जाता था, एनिमल फिगर्स बना के, कुछ ऐसा कुरान की आयतें लिखकर। सिंबल ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, सो बेसिकली कुतुब कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि हाँ भाई जो सुल्तान थे जितने भी रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं, वो दिखाता है। सो कुतुब कॉम्प्लेक्स रिमार्केबली एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जहाँ पे आपने दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के आर्किटेक्चरल इनोवेशन को समझा, इंडिया का क्राफ्टमैनशिप और इस्लाम का डिज़ाइन कैसे मर्ज हुआ ये आपने देखा। और आर्क डोम और मोन्यूमेंट का जो स्केल है ये पहले ऐसा कुछ नहीं बनता था, वो हमने देखा होते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी कितने एम्बिशियस रूलर थे, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप या आइडिया ऑफ किंगशिप, ये आता है तो ये क्वेश्चन टाइप नहीं है, आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बलबन का आइडिया ऑफ किंगशिप ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, तभी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, या शॉर्ट नोट आता है आपके पेपर में। तो बलबन बहुत पावरफुल रूलर रहे हैं, दिल्ली सुल्तान वो रहे हैं पहले, और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक आइडिया निकाला था किंगशिप का। जैसे उन्होंने बोला डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी कि ज़िले लाई। बलबन कहते हैं कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जो सुल्तान होगा वो भगवान की परछाई है, जो किंग ने कह दिया वो पवित्र है, वो अनक्वेश्चनेबल है, कोई इस पर सवाल नहीं उठेगा, जो किंग ने कह दिया वही फाइनल है। एब्सोल्यूट रॉयल अथॉरिटी, बलबन का मानना था कि सुल्तान के पास बहुत पावर होनी चाहिए, कोई उसको चैलेंज ना करे, कोई नोबल मिनिस्टर या मिलिट्री का कमांडर इंटरफेयर ना करे, जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँ। इसके अलावा जो नोबल्स लोग होते थे उनकी पावर को इसने क्रश कर दिया, जिसको चहलगानी भी कहते हैं, यानी कि जो टर्किश नोबल्स होते थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बलबन ने उसको वीक कर दिया, जो रेबल कर सकते थे उसको रिमूव करवा दिया। इसके अलावा नोबल्स की फैमिली को ज़्यादा उठने नहीं दिया ऊपर, और पूरे दरबार में एकदम डिसिप्लिन बना के रखा। इसके अलावा एटिकेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। बलबन ने बोला भाई पर्शियन स्टाइल रॉयल कस्टम कि आप सिजदा करो, जब भी आप आओगे तो आप सिजदा करोगे, मेरे सामने झुकोगे। पेबोस यानी कि जो राजा है, जो किंग है, उसके चरण चूमिए, और उसके बाद ये रिचुअल्स जब आप करोगे तो ही आप अंदर आ सकते हो, अदरवाइज आपको दरबार में नहीं आने दिया जाएगा। लॉ ऑर्डर और दहशत का माहौल रखना ये बलबन का मानना था। वो चाहते थे जो स्टेट है वो तभी चल सकता है जब लोगों में डर होगा और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। अगर कोई भी डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी बहुत हार्श, अगर कोई रेबल बनेगा तो उसको हम क्रश कर देंगे। सो बलबन की जो बलबन की थ्योरी है, वो यही बताती है कि जो सुल्तान होगा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंटरनल कोई चैलेंज आए। जो सुल्तान होगा वो ये चाहता है कि बिल्कुल भी नोबल्स इंटरफेयर ना करें,
एक स्ट्रॉन्ग और एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की हो जहाँ पे वही सब कंट्रोल करे, जो सुल्तान होगा उसको भगवान समझा जाए, एक मैजिस्टिक जादुई एक उसकी इमेज बन जाए, ये वो चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तो हम्पी का आर्किटेक्चर अब हम देखेंगे कैसा है। देखो हम्पी क्या है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल है, ठीक है, और वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही रिच माना जाता है इंडिया का। 14 से 16 सेंचुरी के बीच में मेनली ये था, और ये दिखाता है द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर भी है, रॉयल पैलेसेस भी बने हुए हैं, मिलिट्री के स्ट्रक्चर भी हैं, यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पत्थर के भी स्कल्पचर्स हैं। तो हम्पी को क्या चीज़ स्पेशल बना रही है? हर चीज़ स्पेशल बना रही है। वहाँ के मंदिर, वहाँ की मार्केट, वहाँ के पैलेस, वहाँ के हॉल्स, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं के लोकल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई। वहाँ के ही जो है मिनरल्स वगैरह, जो मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होता है, मतलब मटेरियल सॉरी, उससे ही बनाया गया। वहाँ के लोगों की स्किल और इमेजिनेशन बहुत नेक्स्ट लेवल थी। सबसे पहला फीचर है यूज़ ऑफ लोकल ग्रेनाइट एंड मैसिव स्केल। फीचर्स की बात करें तो जितनी भी हम्पी में बिल्डिंग्स हैं वो मेनली ग्रे ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, जो बहुत हार्ड होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, लंबा चलता है। कार्विंग बहुत बोल्ड है, जो भी पत्थर पे कार्विंग होती है डीप है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ह्यूज हैं, पावरफुल हैं, क्योंकि ग्रेनाइट के ब्लॉक्स बड़े बड़े एकदम देखने में अच्छे लगते हैं। सो इससे हम्पी को एक मॉन्यूमेंटल लुक मिलता है कि हाँ वो एक मॉन्यूमेंट यहाँ पे हैं बहुत सारे, और बाकी जो टेम्पल सिटीज़ हैं जैसे मदुरई और चिदम्बरम उनसे थोड़ा सा अलग है हम्पी, क्योंकि हम्पी के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, सो जो हम्पी का हार्ट है वो टेम्पल है, उसके बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पल है। एक तो गोपुरम बहुत बने हुए हैं, एंट्रेंस, ठीक है, मान लो ये बहुत बड़ा एक एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस होगा, उसके बाद अंदर मंदिर में आप आओगे, और उसके साथ साथ मूर्तियों की डेकोरेशन भी है उस एंट्रेंस के ऊपर, ये इन्होंने बनाया। और इन्होंने हॉल बनाए पिलर के साथ, मंडप जैसे, और पत्थर के रथ बनाए, चैरियट, और पत्थर की मूर्तियाँ, पिलर पे कार्विंग बहुत सुंदर करी, बड़े बड़े कोर्टयार्ड बनाए, टेम्पल के टैंक बनाए बड़े बड़े, ठीक है, जहाँ पे पानी भी आता था। सबसे मेन है यहाँ पे पहला है विरूपाक्ष टेम्पल। देखो ये बहुत पुराना टेम्पल है हम्पी का, मल्टी स्टोरी है, 1-2 मंजिल का है, इसका गोपुरम भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, एकदम वो ऊपर तक एकदम मस्त है ना। और लॉन्ग बाजार स्ट्रीट, एक बहुत लंबी गली है जहाँ बाजार लगती थी, जो मंदिर तक आती है। मंडप है जो अंदर बने हुए हैं, पिलर्ड हॉल्स हैं, बहुत डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पे मिथिकल स्टोरीज के वो फोटोज ऐसे बना रखे हैं उकेर के, ठीक है, कार्विंग करके। ये टेम्पल दिखाता है कि हाँ जो वर्शिप है वो चली आ रही है पुराने समय से आज भी। विट्ठल टेम्पल है एक और टेम्पल यहाँ पे, और ये विट्ठल टेम्पल भी बहुत अच्छा है आर्किटेक्चर के मामले में। यहाँ पे आपको स्टोन चैरियट देखने को मिलेगा, पत्थर का रथ, जो 50 रुपये के नोट पे भी होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से कार्विंग करके पत्थर की बना रखा है, ठीक है, लगेगा जैसे लकड़ी का बना हो। और ये गरुड़ जी को डेडिकेटेड है, जो भगवान विष्णु जी का व्हीकल है। बहुत फेमस है ये आर्किटेक्चर के मामले में विट्ठल टेम्पल। इसके अलावा म्यूज़िकल पिलर्स, यहाँ पे अगर आप देखो, पिलर्स इन द रंग मंडप प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड व्हेन टैप्ड। कुछ तो रंग मंडप वगैरह में ऐसे पिलर हैं, आप उसको टच करोगे ना, टैप करोगे तो बहुत म्यूजिकल से साउंड आएंगे। और इसके अलावा ईच पिलर क्लस्टर वर्क लाइक अ मिनी इंस्ट्रूमेंट, हर पिलर पे आपको लगेगा एक मिनी इंस्ट्रूमेंट है। डेलिकेट कार्विंग, यानी कि कार्विंग बहुत अच्छी है। पिलर्स पे घोड़े बने हुए हैं, डांसर्स बने हुए हैं, म्यूजिशियंस बने हुए हैं, मिथिकल क्रिएचर्स बना रखे हैं, जियोमेट्री सिमेट्री सब बढ़िया परफेक्ट एकदम। सो विट्ठल टेम्पल दिखाता है आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को, कि आर्टिस्ट कितने तकड़े थे। हम्पी का रॉयल आर्किटेक्चर कैसा था ये भी हम देख लेते हैं। सो हम्पी का जो रॉयल सेंटर है, ठीक है, उसके अंदर आपको पैलेस मिलेंगे, प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, कुछ ऑडियंस के हॉल्स मिलेंगे। सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा महानवमी डिब्बा, पत्थर का बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है, स्टेज जैसा। यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉयल सेरेमनीज होती थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे, मिलिट्री की परेड होती थी। यहाँ पे क्या होता था कि इस पे पूरी कार्विंग करी हुई है पत्थर पे, डांसर, एलिफेंट, सोल्जर, मार्केट वगैरह सारे ये सब है ना डिज़ाइंस बना रखे हैं पत्थर के ऊपर। हजार राम टेम्पल है, ठीक है, ये भी रॉयल सेंटर में है, रॉयल फैमिली का ये मंदिर होता था। इसकी दीवारों पर बड़े बड़े रामायण के आप देखोगे ना पैनल्स, मतलब दिखाते हैं कि रामायण की स्टोरी पूरी वहाँ पे डिपिक्ट कर रखी है।
सो बहुत बढ़िया नरेटिव स्कल्पचर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपको प्रॉपर स्टोरी मिल जाएगी आप उसको अगर मूर्ति को देखोगे। क्वींस बाथ यानी कि एक बहुत बड़ा बाथिंग पूल है जिसकी बालकनीज भी हैं आसपास, आर्क्ड कॉरिडोर है, बहुत ब्यूटीफुल से दिखाता है कि इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, आर्क वगैरह है यहाँ पे। सो ये है, लोटस महल है। अब अगर मैं आपको बताऊं, हम्पी को सिर्फ हिंदू स्टाइल में नहीं बनाया गया था, थोड़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर भी है। जैसे लोटस महल का एग्जांपल हम लें, लगेगा जैसे कि भाई मान लो लोटस की पत्तियां हों, उसकी ओपनिंग, उसकी जो आर्क्ड ओपनिंग्स हैं भाई वो बिल्कुल ही लोटस लगेगा, इस तरीके से बना हुआ है। उसकी जो रूफ है एकदम कर्व्ड है, डोम बहुत ऊंचे हैं, लाइट एलिगेंट और एयरी स्ट्रक्चर है, हवा आ सकती है, देखने में बहुत अच्छा है। हिंदू और इस्लामिक दोनों का ही आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ पे आपको मिक्स देखने को मिलेगा। एलिफेंट का स्टेबल भी एक बना हुआ है यहाँ पे, अस्तबल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर एलिफेंट्स खड़े होते हैं। एक बहुत लंबी बिल्डिंग है जहाँ 11 डोम्ड चैम्बर्स हैं, इस तरीके से ऐसे चैम्बर बने हुए हैं और ऊपर दीवार है, यहाँ इसके अंदर हाथी खड़े होंगे, ठीक है। ये डोम्स लगते हैं इस्लामिक और पर्शियन स्ट्रक्चर जैसे। तो ये हम्पी के अंदर आज भी प्रिजर्व्ड है। ये दिखाता है कि विजयनगर का जो एम्पायर था वो कल्चरली बहुत ओपन था। आप अगर वहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छा है, ये सारा ये कल्चर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट्स एंड अर्बन प्लानिंग, अब अगर इसमें हम देखें तो भाई जो हम्पी है आपका, उसका लेआउट बहुत अच्छा है, अर्बन तरीके से, पूरा शहरी तरीके से इसको बनाया गया था। फीचर की बात करूं तो लंबी लंबी बाज़ारें लगती थी, लंबी स्ट्रीट होती थी यहाँ पे जो मंदिरों से कनेक्टेड थी, शॉप्स बनी हुई थी, एकदम स्ट्रेट रो आ रही है, एकदम गली आ रही है, वहाँ पे सीधी लाइन में शॉप्स हैं। पत्थर के प्लेटफॉर्म होते थे ट्रेडर्स के लिए, रोड होते थे बिल्कुल मॉन्यूमेंट से अलाइंड, जैसा कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ है उसके साइड साइड में रोड होंगे। विरूपाक्ष बाजार और हम्पी बाजार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ की मार्केट का। मार्केट बहुत अच्छी थी, अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, रोड सड़कें बहुत अच्छी थी यहाँ की, ठीक है। अब मैं थोड़ा वाटर आर्किटेक्चर आपको बता दूं, इन्होंने क्या क्या कर रखा था, पानी का जुगाड़, ठीक है। बहुत बढ़िया इंजीनियर थे ये लोग विजयनगर वाले। वाटर का मैनेजमेंट क्या था, इन्होंने स्टेप वेल्स विद जियोमेट्रिक पैटर्न बनाए, सबसे पहले तो स्टेप वेल्स बना रखे थे इन्होंने, और एक्वाडक्ट्स बना रखे थे जो कि क्या करते थे, दूर तक पानी ले जाते थे। रिजर्वर होते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था कि सप्लाइंग वाटर टू पैलेस एंड गार्डन्स, रिजर्वर में जो पानी जमा होगा वो गार्डन और पैलेस तक सप्लाई होगा। इसके अलावा टेम्पल के टैंक भी होते थे मंदिरों के, जो कि वहाँ के पूजा पाठ रीति रिवाज जो भी चलते हैं अंदर, उसके लिए पानी यूज़ होगा तो वो यहीं से यूज़ होगा। तो चाहे बेशक से ड्राई रीजन क्यों ना हो, वहाँ पे गर्मी रहती हो, सूखा रहता हो, फिर भी वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत टॉप नॉच था, ठीक है भाई। तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत टॉप नॉच था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से सुनना अब आप मेरी बात। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है, एक बारी मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होगा क्या इतना इनफ होगा इतना करना। तो भाई आप क्या करना, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है आप मैच कर लेना, यही क्वेश्चंस आपको हर साल आते हुए दिखेंगे। और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का क्वेश्चन है, मैंने ये इसीलिए लिया था क्योंकि ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको करके जाना, पक्का हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा फिर मैंने आपको, इसके अलावा इक्ता सिस्टम है, इक्ता सिस्टम से आपके शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, याद रखना, ज़रूरी नहीं है ये लॉन्ग में आएगा। इक्ता सिस्टम आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, मैंने आपको लॉन्ग ही लॉन्ग करवा दिए, यहीं से ही आपके शॉर्ट नोट्स निकल जाएंगे। एक तो बलबल वाला शॉर्ट निकल जाएगा आपका, कबीर मीरा में से भी शॉर्ट निकल सकता है आपका, ठीक है, इक्ता वाला भी शॉर्ट में से निकल के आ सकता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। और इक्ता के अलावा अगर जो मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया था तो मोहम्मद बिन तुगलक का लिया था। अब आप एक चीज़ देख लो, मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के लिए हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही लेकर चला है मैंने, तुगलक वाला भी डाल दिया है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन आप इसको कर लेना। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के मैंने आपके साथ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डाला गया है कि ये भी आने के बहुत चांसेस है। कबीर और मीरा का मैंने आपको बता दिया कि भाई सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको कवर किया और दोनों को साथ लेके कवर किया है। और बाकी ट्रेड का क्वेश्चन 101% आता ही आता है, लैंग्वेज घूम भी सकती है, लेकिन आप समझ जाना, ओवरसी ट्रेड की बात हो, ट्रेड की बात हो, ट्रेडर लिखा हो, मर्चेंट लिखा हो, समझ जाना ट्रेड का क्वेश्चन है,
ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा भाई ये ट्रेड का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो कुतुब कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी था करवाना, वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत बारी रिपीटेड है, बलबन वाला शॉर्ट नोट में है, और हम्पी का आर्किटेक्चर। सो ये सारा आज का हमारा प्लान था, जितना भी मेरे हिसाब से मेरे को लगता है अगर ये बच्चा कोई भी करके जाता है तो ज़रूर वो अच्छे से अच्छे नंबर लेके पास हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर लेके कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।